हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और कुछ ही समय बाद स्कूल खुलने की देखो उम्मीद जाग रही है ना। स्कूल खुल जाए। और दूसरी बात कि जो घटा हुआ सिलेबस है वो भी आप लोगों का आ चुका है। तो एक बात आपको कंफर्म कर दूं कि जो सिलेबस घटाया गया है वो सिलेबस कोई ज्यादा नहीं घटा है। एक छोटे छोटे टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर, वो घटाए गए हैं। दूसरी बात कि जो भी टॉपिक घटाया गया है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ने के लिए हमें जो टॉपिक हटाया गया है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत तगड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। तो इसलिए पढ़ाई तो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है सर? हाँ जी। तो सुनना, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सभी को पता है कि लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, चैप्टर वही फर्स्ट चल रहा है अपना, चैप्टर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और टॉपिक जो चल रहा था, आपने बात कर ली थी क्या कि आवेश की कंडीशन क्या थी, है ना। और उस पर आधारित हमने पूरा सिलेबस भी एक बार चेक कर लिया था कि अपना सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, अब जो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से एक भी टॉपिक नहीं घटा है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट अपना पूरा का पूरा हमें पढ़ना है, इसमें से एक भी टॉपिक आपका नहीं हटा है। ठीक है, हाँ जी। तो विद्युत क्षेत्र, आवेश की कंडीशन हम बात कर चुके थे। तो आवेश की 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, और तीनों कंडीशन के बारे में हम डिस्कस अच्छे से कर चुके। अब हम बात करते हैं आवेशन की क्रिया। तो मैंने पहले बोला था आपसे कि आवेशन की क्रिया, आवेशन की क्रिया। तो आवेशन की क्रिया क्या होती है? किसी वस्तु को आवेशित करना, किसी वस्तु को आवेशित करना, यह है आवेशन की क्रिया। ठीक है सर? तो आवेशन की क्रिया, सॉरी, आवेशन की क्रिया। ठीक है, तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वही कहलाती है आवेशन। ठीक है, अब वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है वो सुनना भाई ध्यान से। ठीक, तो वस्तु को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कहने का मतलब आवेशन की जो क्रिया है वो मुख्यतः 3 प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, आवेशन की क्रिया, आवेशन की क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है, की जा सकती है। ठीक है, आवेशन की क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से की जा सकती है। अब कैसे कैसे वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रिया है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली प्रक्रिया है घर्षण विद्युत। पहली होती है घर्षण विद्युत, अभी बात करेंगे कि ये है क्या। ठीक, दूसरी जो होती है प्रक्रिया वो क्या होती है? दूसरी होती है प्रेरण विद्युत या विद्युत प्रेरण, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रेरण विद्युत या विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। ठीक है, और तीसरी जो प्रक्रिया है ये है चालन विद्युत, चालन विद्युत। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है और तीनों किस प्रकार होता है ना। तो हम व्यवहारिक तौर पर यहां समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक बार व्यवहारिक तौर पर हम इस चीज को समझते हैं, उसके बाद फिजिक्स की भाषा हम समझेंगे। ठीक है, कि इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक सर? अच्छा, घर्षण विद्युत क्या होता है वो सुनना भाई। घर्षण विद्युत क्या है कि घर्षण विद्युत, घर्षण का मतलब किसी एक वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु को अगर रख के संपर्क करा के अगर क्या किया जाए, रगड़ा जाए। ठीक है, तो रगड़ने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है, रगड़ने पर इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो होता है वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है घर्षण। कौन सी होती है? घर्षण। ठीक है सर? प्रेरण का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको देख के
हमारे व्यवहार में भी वही परिवर्तन होना, मतलब उसको देख के हम उस चीज को हम हमारे अंदर परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, उसको देख के परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया यानी हम उसको देख के प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है प्रेरण विद्युत। ठीक, चालन विद्युत का मतलब क्या है? चालन का मतलब होता है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर, उस वस्तु, ठीक है, उस वस्तु में कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसे अतिरिक्त चार्ज अगर है, ठीक, और हम उस वस्तु को अगर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श करने पर उस वस्तु से चार्ज हमारे अंदर भी आ जाए। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु पहले से आवेशित है और उसको अगर स्पर्श कर दिया जाए तो उसमें से आवेश चलकर हमारे में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ में। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान चलो कोई भी कुचालक पदार्थ है, जैसे मान चलो आप लोग चप्पल वगैरह पहन के है ना, कारीगर देखे होंगे, और तार को चलती लाइट में ऐसे तार को कसते हैं। ठीक है, तो कसने पर क्या होता है कि उसने क्या पहन रखी है, चप्पल पहन रखी है, तो चप्पल पहनने से आवेश जो है, अब यानी करंट तो हमारी बॉडी में आ रहा है, करंट हमारी बॉडी में आ रहा है। ठीक है, जब करंट हमारी बॉडी में आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या है, आवेशित है। ठीक, अब चप्पल पहन रखी है तो इसका मतलब आवेश गतिशील नहीं हो रहा, स्थिर आवेश है, यानी पृथ्वी में नहीं जा रहा, इसका मतलब धारा नहीं बह रही हमारे अंदर। ठीक, अब क्या किया, कोई दूसरा पर्सन अगर हमारी बॉडी को टच करता है उसी समय, तो आवेश, और वो उसने कोई चप्पल नहीं पहन रखी है, ठीक है, और वो पृथ्वी पर खड़ा है नंगे पैर। ठीक, तो क्या होगा कि जैसे ही वो हमारी बॉडी को टच करेगा तो हमारी बॉडी में जो स्थित आवेश है वो उसके शरीर से होता हुआ कहां जाएगा, पृथ्वी में। इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो गया, और आवेश का प्रवाह हो गया इसका मतलब धारा बहेगी, धारा बहेगी तो मतलब करंट आएगा। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है चालन विद्युत। ठीक है, करंट का मतलब नहीं है यहां पर, चालन विद्युत का मतलब है कि एक को स्पर्श करके, आवेशित वस्तु को स्पर्श करके, और दूसरी में क्या होना, आवेश उत्पन्न होना। ठीक है, ये कहलाती है चालन विद्युत। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपने पूर्वज जो होते हैं, जैसे पापा हैं, है ना, या बड़े भाई हैं, उनको अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक, और गुस्से में अगर हम उनके क्या छू लें, पैर छू लें, ठीक है, उनके क्या छू लें, पैर छू लें, तो उनका गुस्सा तुरंत क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब, गुस्सा का मतलब अतिरिक्त चार्ज है उनकी बॉडी पर, और जैसे हमने उनके पैर छुए, स्पर्श किया, तो उन पर जो चार्ज था वो कम होके कहां गया, अपनी बॉडी के अंदर आ गया। नहीं, ये बात समझ में। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है चालन विद्युत। ठीक है, तो समझ में आया होगा। घर्षण का मतलब क्या होता है, घर्षण का मतलब क्या है कि नहीं, दो में लड़ाई हो ना, तो लड़ाई होगी, स्पर्श होगा, संपर्क होगा, संपर्क के द्वारा ये भी क्या होगा, क्रोधित होगा, और ये भी क्या होगा, क्रोधित होगा। नहीं, ये बात समझ में। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है, प्रेरण के द्वारा यानी दूसरे को देख के प्रेरित हो गया, क्या हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, चालन का मतलब स्पर्श करके, कैसे, स्पर्श कर, घर्षण नहीं हो रहा है यहां पर, यहां केवल पहले से एक वस्तु, यहां दोनों वस्तु पहले से क्या है, नॉर्मल थी, घर्षण हुआ, आवेशित हो गई। ठीक, यहां पर क्या है भाई, दूर से ही बिना स्पर्श के सारा काम हो रहा है। देखो, प्रेरित देख के प्रेरित हो रहा है ना, बिना स्पर्श के काम, बिना स्पर्श के काम प्रेरण में। ठीक है, संपर्क हो रहा है कहां, यहां हो रहा है, घर्षण में हो रहा है, लेकिन दोनों घर्षण हो रहा है, रगड़ा जा रहा है। ठीक है, जबरदस्ती आवेश उत्पन्न हो रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर देख के प्रेरित, देख के आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक, चालन विद्युत में क्या होगा कि पहले से ही एक आवेशित है और कोई अनावेशित जाके उसको टच कर ले तो वो भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया होती है चालन विद्युत। ठीक भाई, तो आई थिंक आप लोगों के अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अब इनको हम पढ़ते हैं फिजिक्स की भाषा में कि घर्षण विद्युत की परिभाषा क्या होती है, प्रेरण विद्युत की परिभाषा क्या होती है, और चालन विद्युत की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया होगा। चलो मिटा देता हूं ये। बात करते हैं घर्षण विद्युत क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, तो पहला है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत
तो देखना भाई, घर्षण विद्युत में क्या होता है कि जैसे मान के चलें कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अब दो वस्तुएं जो होती हैं, जैसे हम बात करते हैं तो वस्तु है, पदार्थ है, और पदार्थ का जो निर्माण होता है वो किससे मिलकर होता है? पदार्थ का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है? तो पदार्थ का निर्माण किससे होता है भाई? अणुओं से। और अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणु से, है ना। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है, ठीक है। और परमाणु जो है वो सामान्य अवस्था में कैसी अवस्था में होता है? सामान्यतः कैसी अवस्था में होता है? उदासीन अवस्था में होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है वो सुनना ध्यान से, कि परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर केंद्र में कौन होता है? नाभिक होता है। कौन होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है भाई। देखना, इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लोग जानते हो, भरना की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8, फिर ठीक है जैसे भी 18, 32 जो भी है। तो देखना कि यहां पर अगर प्रोटॉन्स की संख्या, देखो प्रोटॉन्स पर आवेश होता है कैसा? पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, आवेश रहित होता है। उदासीन का मतलब होता है आवेश रहित, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या होता है? आवेश रहित होना, ठीक है। हाँ जी। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, आवेश रहित होता है। इसका मतलब परमाणु पर जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा किस पर? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या पर, ठीक है। तो एक चीज और नोट करना है यहां पर, क्या कि इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के आवेश का मान है, ठीक। दूसरा, माइनस तो बता रहा है क्या कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये इसका परिमाण हो गया। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? ये E बराबर, E से ही व्यक्त करते हैं इसको भी, ठीक है। इसको माइनस E कह देते हैं, E माइनस कह देते हैं, प्लस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो आवेश है वो भी, तो प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है परिमाण, लेकिन प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव मान होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव मान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का आवेश तो नेगेटिव -1.6 गुणा 10 घात -19 कूलम, और प्रोटॉन का जो आवेश है E बराबर 1 + 1.6 गुणा 10 घात -19 कूलम, ठीक। अच्छा, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश ये होता है 0, ठीक है। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, Q बराबर 0, ठीक है। उदासीन अवस्था में होता है ये, क्लियर। अच्छा, आगे द्रव्यमान भी लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Em बराबर या Me बराबर होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है Mp बराबर 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है भाई। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग इसी के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn बराबर लगभग बराबर होता है इसी के, ठीक है। 1.677 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है।
लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, लगभग बराबर होते हैं लेकिन ज्यादा मान होता है किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, अच्छा टॉपिक को समझे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर मुझे परमाणु पर चार्ज देखना है कि परमाणु पर आवेश कितना है। तो आवेश परमाणु पर डिपेंड करेगा किस किस के मान पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश से। क्यों, न्यूट्रॉन पर आवेश तो 0 है, 3 ही मेंबर है परमाणु के अंदर, मेंबर 3 ही है परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन से तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्यों, न्यूट्रॉन्स का आवेश 0 होता है। ठीक है, तो प्रभाव किसका पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ठीक, अच्छा अब मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु के अंदर बराबर मात्रा में, कैसे है, बराबर मात्रा में। ठीक है, तो जब मान के चले हम एक इलेक्ट्रॉन है परमाणु में और एक ही प्रोटॉन है परमाणु के अंदर, तो टोटल आवेश कितना हो गया बताओ, टोटल आवेश कितना हो गया, प्लस करें अगर दोनों के आवेश को अगर प्लस करें कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस 1.6 गुणा 10 का -19, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, ये किसका है, प्रोटॉन्स का। दोनों वैल्यू परमाणु में समान और चिन्ह में विपरीत है, तो परमाणु कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु पर आवेश कितना, 0। और जब परमाणु पर आवेश 0 है तो उस कंडीशन में परमाणु देखो आवेश रहित हो गया। आवेश रहित का मतलब होता है उदासीन हो गया। कैसा हो गया, उदासीन। तो आई थिंक उदासीन जो अवस्था है वो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, उदासीन का मतलब होता है कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, ये होता है उदासीन। तो अधिकतर जो परमाणु है सामान्य अवस्था में उदासीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि यहां से परमाणु से जब भी कोई एनर्जी हम इसको देते हैं तो यहां से जो मुक्त होता है वो सबसे बाह्यतम कक्षा में, देखो ये तो नाभिक में बैठा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तो मुक्त करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन बाह्य कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब भी परमाणु से जाएगा, जाने वाला या परमाणु पर आने वाला जो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये कहूं कि परमाणु उदासीन है और परमाणु में 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यही बोला मैंने, है ना। उदासीन अवस्था में परमाणु उदासीन है, लेकिन जब मैं उदासीन की बात कर रहा हूं तो उदासीन में दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, बराबर होगी तो इनका टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि सब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब बताओ मेरे को कि यहां पर कितने प्रोटॉन बचे। तो प्रोटॉन्स की संख्या तो वही 7 होगी, नहीं यही बात समझ में, क्यों, गया कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इसका मतलब है कि 7 प्रोटॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, एक प्रोटॉन बचा। नहीं यही बात सुन, टोटल करने पर कौन बचा, एक प्रोटॉन बचा। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन्स परमाणु को छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर परमाणु को छोड़ के जा रहा है या वस्तु को छोड़ के जा रहा है तो उस कंडीशन में परमाणु कैसी अवस्था में, धन आवेशित अवस्था में होगा। क्लियर, क्या कह रहा हूं मैं, सुनना कि जैसे मान चलो किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित होगी। यानी इस वस्तु पर जो आवेश आएगा अतिरिक्त वो कौन सा आएगा, प्रोटॉन्स का आएगा, पॉजिटिव आवेश। ठीक, और अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, तो अब बताओ कैसा आवेश आएगा इस पर, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा, यानी नेगेटिव आवेश आएगा इस पर। कैसा आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, त्याग कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है धनावेशित वस्तु। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है वो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना है क्या, कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो तो होगी धनावेशित
और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसी होगी, ऋण आवेशित। तो इसका मतलब आवेश जो है वो कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा, एक तो हो गया धनावेशित और एक हो गया ऋण आवेशित। समझ में आ गया है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चीज को उतारना नहीं है, इस चीज को समझना है, लेकिन इस चीज को क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। ठीक है सर, क्लियर है, ओके। हाँ जी, हो गया होगा, ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो इसको मिटाते हैं, अब समझते हैं हम घर्षण विद्युत को आसानी से। देखना भाई, हाँ जी, तो देखना घर्षण विद्युत क्या है कि साहब एक वस्तु है, ये रही ए वस्तु, ऐसे दूसरी वस्तु भी है बी वस्तु, ठीक। तो इस वस्तु को हमने कभी इन दोनों को आपस में नहीं रगड़ा, तो मैंने अभी क्यों बोला कि सामान्यतः परमाणु उदासीन अवस्था में होता है, और जब परमाणु उदासीन होता है तो उस कंडीशन में पदार्थ भी कैसा होगा, उदासीन होगा। पदार्थ भी कैसी अवस्था में होगा, उदासीन। इसका मतलब इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होगा, मतलब इसका आवेश कितना है, 0 है, Q1 बराबर 0, और ऐसे ही QB भी बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यानी दोनों पर आवेश कैसा है, 0 है, उदासीन है दोनों वस्तुएं। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहां से आगे चले तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में संपर्क में लाए, और संपर्क में लाने पर इन दोनों को आपस में क्या किया हमने, रगड़ते हैं। ठीक है भाई, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो रगड़ने के दौरान कि एक वस्तु ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है और एक वस्तु ऐसी होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दें, नहीं। कहने का मतलब एक पर ज्यादा है एक पर कम है ना। विद्युत ऋणता आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरी वस्तु उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, जैसे मान चलो हम ये कहें कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है ना। अब एक घर, जब दोनों में आपस में घर्षण हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो एक वस्तु से यानी एक घर से ईंट फेंक रही है, तो कहां जाएंगी वो दोनों, वो ईंटें कहां जाएंगी, दूसरे घर में जाएंगी। नहीं, यही बात समझ में है ना। तो जैसे मान चलो इससे ईंट फेंकी, कहां गई, दूसरे घर में, है ना। तो इसका मतलब यहां ईंटों की क्या हो गई, कमी, और यहां ईंटों की क्या हो गई, अधिकता। तो ये कौन है, देने वाला, ये कौन है, लेने वाला। तो जब ये देने वाला है, ये लेने वाला, तो ये कौन हो गया, धनी हो गया, और ये कौन हो गया, ऋणी, है ना। तो जिस पर धन ज्यादा होता है वो ही फेंकता है, क्यों, उसे पीछे का होश नहीं होता, है ना, क्यों, उसके पास पैसा है, पावर है, तो इसलिए ये फेंकेगा, ये बेचारा क्या करेगा, झेलेगा। नहीं, यही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया धनी और ये हो गया ऋणी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। तो मान लेते हैं कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां गए, बी पर गए। तो मान लेते हैं ए से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ए से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, अभी रगड़ते ही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ए से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और कितने निकले भाई, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और कहां गए, बी पर गए। तो अब बताओ मेरे को, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ए पर किसकी अधिकता हो गई, ए पर किसकी अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स की अधिकता हो गई। कितने प्रोटॉन्स अधिक हो गए, 2 प्रोटॉन्स अधिक हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये +2e, और इस पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए, इसका मतलब -2e। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ए पर जो चार्ज होगा QA बराबर कितना आ गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, प्रोटॉन्स के बराबर, और इस पर जो चार्ज आएगा QB बराबर वो कितना आ गया, -2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है सबके, है ना। तो ये क्रिया कहलाती है घर्षण विद्युत। यानी यहां पहले घर्षण नहीं किया था हमने, तो उस कंडीशन दोनों अनावेशित वस्तु ली थी हमने, इन पर कोई आवेश नहीं है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा, रगड़ने से देखा कि दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। क्लियर, अच्छा देखते हैं प्रैक्टिकल करके, है ना। प्रैक्टिकल करना आपने कि एक पेन लेना है ऐसा, है ना, प्लास्टिक पेन लेना है ना, कचकड़ा वाला जो आता है तुम्हारे पास, ठीक है, लिखने वाला, और उसको सूखे बालों में रगड़ना, सूखे बालों में रगड़ना। ठीक है, सूखे बालों में जब आप लोग रगड़ोगे
और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करना और उन छोटे छोटे टुकड़ों के पास इसको ले जाना। देखेंगे आप लोग कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कौन? पेन। ठीक है, कब करता है? जब हमने सूखे बालों में इसको रगड़ा था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि जब हमने इसको सूखे बालों में रगड़ा तो बाल जो है वो हमारे क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, तो बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां गए, इस पेन पर एकत्रित हो गए, बॉडी पर। ठीक है, और पेन की बॉडी पर जब एकत्रित हो गए और कागज जो है वो धनावेशित होता है। ठीक है, तो ये माइनस आवेश इस पॉजिटिव आवेश को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित। याद करो, समान समान के मध्य क्या बताया था, प्रतिकर्षण, और विपरीत के मध्य बताया था आकर्षण। ठीक है, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर? समझ में आ गया है ना? तो ये कैसे हुआ, ये घर्षण से हुआ। कैसे हुआ? घर्षण से। क्लियर? हाँ जी, तो बस लिख लेते हैं इसको भाषा के रूप में। तो भाषा के रूप में कैसे लिखें कि इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया के दौरान किन्हीं दो धातुओं के मध्य, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, वस्तुओं के मध्य, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण की क्रिया कराई जाती है। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण की क्रिया कराई जाती है। घर्षण की क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण एक वस्तु से, जिसके कारण एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है साहब, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, जिस धातु से, जिस धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ठीक है, जिस धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वह वस्तु धनावेशित, वह वस्तु धनावेशित तथा, तथा जिस वस्तु पर, या जो वस्तु, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है, वह ऋणावेशित हो जाती है, वह ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी सबके? क्लियर है? तो इस प्रकार किन्हीं दो धातुओं को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है साहब, तो इस प्रकार हम किन्हीं दो वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ये लाइन लिखना चाहो तो लिख देना कि इस प्रकार घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं को आवेशित, आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ठीक है साहब, और ये अपना डायग्राम जो है नीचे, ये भी आपको बनाना है। ठीक है साहब, तो बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो
और उतार लेना वही कॉपी में अपनी में। ठीक है, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, तो हमने क्या देखा आज, हमने ये देखा कि घर्षण विद्युत के द्वारा हम किन्हीं दो अनावेशित वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी प्रेरण विद्युत और चालन विद्युत हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।